वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों मैं आप लोगों को राग दरबारी उपन्यास जो है उसका सारांश बताऊंगी पात्रों के साथ। पहले पात्रों को बताऊंगी, उसके बाद इस कहानी के सारांश को बताऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम समय में पूरी उपन्यास की जानकारी दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जो उपन्यास है इनके पात्रों को जान लेते हैं। वैसे तो इस उपन्यास में ये जो पूरा उपन्यास की जो कहानी है वो पात्रों के इर्द गिर्द नहीं घूमती है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी इसमें जो प्रमुख पात्र है वैद्य जी, वो सभी गांव की राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड है और आधिकारिक तौर पर स्थानीय कॉलेज के प्रबंधक है। वे अपने वाक्य तैयार करने और उसके शब्दों को चुनने में बहुत ही स्पष्ट है। अगला है रूपन बाबू, जो कि वैद्य जी के छोटे बेटे हैं और कॉलेज के छात्रों के नेता हैं। रूपन बाबू पिछले कई सालों से 10वीं कक्षा में ही रहे हैं उसी कॉलेज में जहां उनके पिताजी प्रबंधक हैं। रूपन सक्रिय रूप से सभी गांव की राजनीति में शामिल है और गांव समुदाय द्वारा उनके शानदार गणिता के कारण उनका सम्मान किया जाता है। उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में एक क्रमिक परिवर्तन देखा जा सकता है। अगला है बद्री अग्रवाल, जो कि रूपन बाबू का बड़ा भाई है, जो हमेशा अपने पिता की सहभागिता से दूर रहता है और खुद को शरीर निर्माण के अभ्यास में व्यस्त रखता है और अपने आश्रय की देखभाल करता है। अगला है रंगनाथ, जो कि इतिहास में एमए रंगनाथ वैद्य जी के भतीजा है। वह लगभग 5 से 6 महीने के लिए छुट्टी पर सिवलगंज आ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक शिक्षित व्यक्ति की आंखों के माध्यम से गांव में दयनीय स्थिति जो है उसको देखते हुए देखना चाहते हैं। अगला है छोटा पहलवान, जो कि गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर बद्री अग्रवाल के एक गांव की राजनीति में एक सक्रिय सहभागिता है और वैद्य जी द्वारा बुलाए गए बैठकों में लगातार सहभागिता है। अगला है प्रिंसिपल साहिबा, की नाम का अर्थ है प्रिंसिपल साहिबा। छामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्राचार्य है। कॉलेज में कर्मचारियों के अन्य सदस्यों के साथ उनका संबंध साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है जोगनाथ, जो कि स्थानीय गुंडे हैं, लगभग हमेशा नशे में। वह प्रत्येक 2 सिलेबल्स के बीच एफ ध्वनि डालने से एक अनूठी भाषा बोलते हैं। अगला है सनीचर, उनका असली नाम है मंगलदास, लेकिन लोग उसे सनीचर कहते हैं। वह वैद्य जी का नौकर है और बाद में वैद्य जी द्वारा राजनीतिक रणनीति के उपयोग के साथ गांव की कठपुतली प्रधान यानी नेता बनाया दिया जाता है। और अगला और आखिरी पात्र है लंगड़, जो कि इसका अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है, जो भ्रष्ट व्यवस्था के सामने झुकता है, यहाँ तक कि छोटी सी चीज भी करने के लिए झुक जाता है। ये थे पात्र। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस उपन्यास जो राग दरबारी उपन्यास है उसकी कहानी को। तो ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित एक कस्बा नुमा गांव है जिसका नाम है शिवपालगंज, वहाँ की कहानी है। तो फिर कहानी में क्या है, एक नौजवान रहता है जिसका नाम रंगनाथ रहता है। वो किसी गांव जाने वाली गाड़ी की तलाश कर रहा होता है और उसी की तलाश में खड़ा रहता है। यह नौजवान जो है वो शिक्षित है, यानी रंगनाथ जो है वो शिक्षित है, एमए कर चुका है और इतिहास विषय में ही वह शोध कार्य भी करना चाहता है। तो जैसा कि वो बहुत देर से गाड़ी का इंतजार कर रहा था लेकिन कोई गाड़ी आ नहीं रही थी, फिर अचानक एक ट्रक आता है। तो ट्रक आते वो जब दिखाई देता है तो रंगनाथ बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि इतनी देर से वो इंतजार कर रहा था, कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है ट्रक को देखकर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि लेखक ने ये जो उपन्यास इसकी कहानी में रंगनाथ, जो कि एक पढ़ा लिखा नौजवान है, उसी के गांव में जाने से ये उपन्यास का आरंभ हुआ है और उसी के किसी कारणवश गांव से लौटने पर इस उपन्यास की कहानी का समाप्ति भी हुई है। तो इसी बीच उसके आने और जाने के बीच जो कथा होती है, यही इस उपन्यास की पूरी कहानी है। दरअसल रंगनाथ जो है वो अपने इस गांव में अपने मामा जी के यहाँ जा रहा है और उसके मामा जी हैं वैद्य जी। वैद्य जी के 2 पुत्र हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। पहला है बद्री पहलवान, दूसरा है रूपन बाबू। दोनों ही वैद्य जी का बहुत ही अयोग्य उत्तराधिकारी है, यानी योग्य नहीं है उत्तराधिकारी बनने के। और इस गांव का नाम है शिवपालगंज। इस गांव में एक कॉलेज है जिसका नाम है छंगमल इंटरमीडिएट कॉलेज। इस कॉलेज के जो प्रबंधक हैं वो है वैद्य जी ही इस कॉलेज के प्रबंधक हैं और अपने दबदबे के कारण इस कॉलेज में पूरे गांव में पहचाने जाते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया कि वैद्य जी ही इस कॉलेज के प्रबंधक है, तो इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल साहिबा है उन पर वैद्य जी का हाथ है, आशीर्वाद है, एक तरह से समझ लीजिए, यानी उसके सहयोग में है। तो जो प्रिंसिपल साहब है वो कॉलेज के अध्यापकों पर अपना दबदबा रौब झाड़ते हैं, दबदबा बनाए रखते हैं, जैसे कि सब उनके अंडर में हो, सबको अपनी खेती समझते हैं। इसका मतलब कि सबको जैसे उनके सब सारे के सारे अध्यापक उनके हाथ में हो, ऐसा वो व्यवहार करते हैं उनके साथ। और वैद्य जी के शिवपालगंज गांव में दबदबा होने के कारण क्या है कि उनका कॉलेज की प्रबंधक समिति, पंचायत, शिवपालगंज की पंचायत व कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुख्य सूत्रधार हैं वो। तो जो इस कहानी के इस कॉलेज के प्रबंधक जो हैं वैद्य जी, इनका स्वभाव जो है वो बहुकोणीय है, यानी इनके स्वभाव में बहुत तरह के आपको व्यवहार देखने को मिलेंगे। इनके स्वभाव में नेहरू की झुंझलाहट आपको देखने को मिलेगी, हिटलर की तानाशाही भी देखने को मिलेगी और दुर्वासा का क्रोध भी देखने को मिलेगा। इनके चरित्र में बहुत सारे अवगुण हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। फिर इस कहानी में आगे हमें इस पूरे कहानी की एकमात्र कन्या पात्र है, उन्हें देखने को मिलेगा हम लोगों को, जिसका नाम है बेला, जो कि गया दिन की पुत्री है, अविवाहित है, लेकिन अविवाहित होते हुए भी वो विवाहित की ही जीवन बिताती है, भोग करती है। उसी प्रकार ये प्रेम करती है वैद्य जी के जो 2 बेटे हैं। वैद्य जी के दोनों बेटे से ये बारी बारी प्रेम करती है, पहले बद्री से, फिर रूपन से। बेला जो है इस कहानी में वो सिनेमाई शैली में पत्र लिखा करती है, जो भी प्रेम पत्र लिखती थी वो सिनेमाई शैली में लिखा करती थी। तो जो बेला है इस उपन्यास में वो योगाचार की प्रतिमा बनकर है और काम की स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर इस पूरे उपन्यास में उभरी है। तो दोस्तों सॉरी, मैंने इससे पहले थोड़ा मिस्टेक कह दिया था। बेला जो है वो पहले वैद्य जी के जो बेटे रूपन बाबू है उनसे प्रेम करती है, बहुत दिनों तक उन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है, लेकिन अंत में वो विवाह की मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इन दोनों की जाति अलग अलग थी। तो वैद्य जी को इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यह संबंध पसंद नहीं था, इसलिए विवाह की मंजिल तक इन दोनों का रिश्ता नहीं पहुंच पाता है। कहानी के कथानक में आगे क्या होता है, कहानी फिर से छंगामल कॉलेज जो है उसकी तरफ मुड़ जाता है। फिर कॉलेज के जो अध्यापक है खन्ना और मालवीय जी, ये दोनों कॉलेज के अन्याय गलत चीज़ों के प्रति आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है वो प्रिंसिपल से हार ही जाते हैं। प्रिंसिपल साहब जो हैं उनसे वो हार ही जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, वैद्य जी का जो नौकर रहता है सनीचर, जो उसका असल नाम नहीं है लेकिन उसको सनीचर कहकर पुकारा जाता है, वो वैद्य जी के सहयोग से क्या है वो प्रधान बन जाता है। जो सनीचर था वो बिल्कुल भी अयोग्य था, बिल्कुल भी योग्य नहीं था प्रधान बनने के, फिर भी वैद्य जी अपनी चालाकी चलाते, चतुराई करते हुए उसे ही प्रधान बना देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को ही काम पर रखते हैं जो उनसे ऊंचा ना उठ सके, उनके दबाव में रहे, दबदबे में रहे और उनकी कठपुतली की तरह उनका काम करे। उसी प्रकार वैद्य जी सनीचर को अपना कठपुतली के रूप में यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए उसे प्रधान बना देते हैं। आगे कहानी में फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में घोटाला होता है और कहानी में अनेक जगह में बहुत सारे घोटाले होते हैं। ये सब के मामले में जो वैद्य जी है इन सबको घोटालों को दबा देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। यानी इन सब से हम कह सकते हैं कि वैद्य जी का हर तरह, हर रूप से पूरे गांव में दबदबा था उनका। तो कहानी में आगे जो बेला है उसका तो पूरे कहानी में प्रेम प्रसंग चलता रहता है। पहले वैद्य जी के बेटे जो हैं रूपन बाबू, जो छोटे बेटे हैं रूपन बाबू, उनसे तो टूट जाता है, विवाह के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है। बाद में फिर वह पुनः वैद्य जी के ही पुत्र जो बद्री है, जो कि एक पहलवान है, उसके साथ शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ भी उसका जो प्रेम प्रसंग है वह किसी निष्कर्ष तक, यानी निष्कर्ष यानी यहाँ पे अर्थ है विवाह का, विवाह तक नहीं पहुँच पाता है। फिर बद्री पहलवान जो है वो छंगामल कॉलेज का प्रबंधक पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि बद्री पहलवान के जो पिता हैं वैद्य जी, वही हर चीज़ के करता धरता थे, तो बद्री पहलवान को वो छंगामल कॉलेज का प्रबंधक पद पर नियुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से वैद्य जी क्या है वो क्या करते हैं, अपने प्रभाव से ऐसे ऐसे लोगों को कॉलेज में नियुक्त कर देते हैं जो कि बिल्कुल भी अयोग्य थे, बिल्कुल भी योग्य नहीं थे उस कॉलेज के उस पद पे, जिस भी पद पे उनको नियुक्त किया गया। जैसे बद्री पहलवान, इन सबको जितने लोगों को नियुक्त किए
प्रबंधक के रूप में बद्री पहलवान को किया गया, शनिचर को किया गया, इस प्रकार से अलग अलग पदों पे नियुक्त किया गया, लेकिन ये लोग अयोग्य थे। तो इन सब के कारण फिर क्या होता है, धीरे धीरे तत्पश्चात फिर कॉलेज क्या है, धीरे धीरे लुच्चों लफंगों का अड्डा बनता चला जाता है। वहाँ पे अनपढ़ लोग जो उतने अच्छे सोच के विचार के नहीं हैं, लुच्चे लफंगे हैं, वो जो समय बर्बाद करते हैं, वैसे लोगों का धीरे धीरे जो कॉलेज है वो अड्डा बनने लगता है। फिर कहानी में आगे क्या होता है, रंगनाथ जो कि शहर से गांव यानी शिवपालगंज गांव जो है वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ के लिए आया था, वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ के लिए आया हुआ था। और वहाँ पे अपने जो मामा जी है, उसके मामा जी वैद्य जी जो है, उनसे सलाह मशुरा करके सब कुछ ठीक करने आया था। तो उनके अनुसार, वैद्य जी के अनुसार सब कुछ ठीक हो चुका था, क्योंकि रंगनाथ शहर से गांव आया था अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो वो हो चुका था, उस गांव की ठंडी हवा में, ठंडी वातावरण में वो रहकर स्वास्थ्य लाभ ले चुका था। तो अब उसके जाने का समय आ गया था। फिर अंत में क्या होता है, रंगनाथ जो है वो गांव छोड़ के वापस लौट जाता है। वो वापस विश्वविद्यालय लौटकर अपना रिसर्च आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन कहानी में क्या है, जब रंगनाथ जो है गांव पर ही रह रहा था, तो छंगामल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो रंगनाथ को प्रोफेसर पद पर देखना चाहते थे। लेकिन रंगनाथ जो है वहाँ पे रहते हुए, शिवपालगंज गांव में रहते हुए, वहाँ की मतलब व्यवस्था को समझ चुका था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझ चुका था कि किस प्रकार राजनीति जो है वो गांव के हर क्षेत्र में फैली हुई है, अलग अलग रूपों में फैली हुई है। तो इस कारण से वो इस कॉलेज में पढ़ाना नहीं चाहते थे, उनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी उस कॉलेज में पढ़ाने की। उल्टा वो क्या है, उस कॉलेज में पढ़ाना अपना अपमान समझते थे कि अगर मैं इस कॉलेज में पढ़ाऊंगा तो ये मेरे लिए अपमान होगा, क्योंकि ऐसे कॉलेज में जहाँ ऐसे ऐसे पद पर ऐसे जो प्रबंधक हों, ऐसे लोग हों, प्रिंसिपल जो कि अयोग्य हैं, वैसे जगह में अगर वो पढ़ाए तो वो उसके लिए अपमान होगा। इसलिए वो क्या करता है, उस ऑफर को, उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। और इस कारण से ऐसे प्रस्ताव को सुनकर रंगनाथ जो है वो प्रिंसिपल साहब को बहुत ही ओछी नज़र से देखता है और इस प्रस्ताव को ठोकर मार देता है। फिर प्रिंसिपल जो है उस कॉलेज के, छंगामल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, वो अपने जीवन के अनुभव के आधार पर क्या विचार करता है कि रंगनाथ को एक गधा के रूप में वो गधा जैसा लगने लगता है, क्योंकि उसने इतने बड़े, गधा उसको इसलिए लगने लगता है क्योंकि उसने इतने बड़े प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि कॉलेज का वो प्रोफेसर बने। तो उसे अपने जीवन के अनुसार, अपने जीवन के अनुभव के अनुसार, उस पे आधार पर रंगनाथ गधा जैसा लगता है। इस प्रकार से पूरा जो उपन्यास है वो समाप्त हो